हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिलाएं जाति एवं सुधार का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोग पिछला क्लास में देखे थे कि आज से 200 साल पहले बच्चों की, लड़कियों की ज़िंदगी कैसा था, क्या अभी जैसा वैसे ही था। महिलाओं को किस तरह पढ़ने से वंचित रखा जाता था, कभी सती प्रथा के नाम पे सताया जाता था तो कभी विधवा के नाम पे। तो हम लोग देखे थे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आखिरकार 1829 में सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को शुरू करवाया था। अब हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग देखे थे कि लड़कियां स्कूल जाने लगी थी, लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाने लगा था। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अब महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी, महिलाएं स्कूल जाने लगी, उन लोग को शिक्षा देना शुरू किया गया और उसके बाद महिलाओं के बारे में लिखने लगी। 20वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिला ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। जैसे भोपाल की जो बेगम थी, उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी और जो बेगम रुकैया सखावत थी वो भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। और जो बेगम रुकैया थी, उन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और वो जो रूढ़िवादी विचार है उसके कटु आलोचक थी, वो उसको पसंद नहीं करती थी। और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। वो मानती थी कि प्रत्येक धर्म का जो धार्मिक नेता है वो उन्हीं लोगों ने महिलाओं को नीचे दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी और 1880 के दशक आते आते भारतीय महिलाएं जो है विश्वविद्यालय में भी प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी, कुछ डॉक्टर बनने लगी, कुछ टीचर बनने लगी। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए और बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी, वो अपने विचारों को व्यक्त करने लगी। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। और पूना में अपने घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला है ताराबाई शिंदे। उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। और उस बुक में क्या था, महिलाओं और पुरुषों के बीच जो भी सामाजिक अंतर है उसका आलोचना किया गया था, सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है और संस्कृत की एक विद्वान पंडिता थी रमाबाई। उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी और उन्होंने ऊंची जातियों की जो महिला है उनकी क्या दुर्दशा है उन पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। और उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना भी किया था, जहां वहाँ वैसी लड़कियों को लोग रखते थे जो ससुराल के अत्याचार से सह के थक जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिसके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके और वो उन महिलाओं को सहारा देती थी जो ससुराल से तंग आ चुकी होती थी उनका अत्याचार सह के, और वो उन औरतों को वो सब सिखाती थी जिससे वो अपना रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों को रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए और जाहिर है कि इस तरह का जो प्रयास है ये लोग को देखकर जो रूढ़िवादी धारणा वाले लोग थे वो लोग पूरा गुस्सा हो गए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है। उदाहरण के लिए बहुत सारे जो हिंदू राष्ट्रवादी है उनको लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है, जिसमें हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होती है और जिसमें हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमानों भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे और ऐसा सिर्फ हिंदू में रूढ़िवादी लोग नहीं थे, मुस्लिम में भी जो रूढ़िवादी लोग वो लोग भी चिंतित थे। उन लोग को लग रहा था कि ये लोग पश्चिमी संस्कृति अपना रही है, अपना परंपरा को छोड़ रही है।
जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक महिलाएं भी अपने लिए लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, अपने लिए सुधार के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले। उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दिया, पत्रिकाएं निकालना, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र भी खोलने लगी तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी के शुरुआत से ही महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनने लगे। और 20वीं सदी के शुरुआत से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार, उनको बेहतर स्वास्थ्य मिले और शिक्षा का अधिकार मिले, ऐसा कानून बनाने के लिए वे सरकार पर दबाव बनाने लगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया। और उनमें से बहुत सारी महिलाएं जो है 1920 के दशक के बाद जो समाजवादी आंदोलन हुए उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। और 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं की जो मांग थी उनके स्वतंत्रता को लेकर उनका समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर भी सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने उन लोगों को आश्वासन दिया कि अगर स्वतंत्रता मिल जाएगा उसके बाद भी महिलाओं को भी वोट देने दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था कि जब स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। और उनका कहना था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, स्रोत दिया हुआ है, देखिए। जब औरत का पति मर जाता है, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा। पूना की जो ताराबाई शिंदे थी जो अपने घर में रह के पढ़ाई की थी, वो अपनी एक पुस्तक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। उसमें उन्होंने स्त्री पुरुष के बीच जो भी डिफरेंस था, जो भी अंतर था, उसको आलोचनात्मक तरीके से लिखी थी। तो उसमें क्या लिखी थी वो देखते हैं। क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है? उन्होंने उस पुस्तक में लिखा, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है जितना तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है? ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो। आप लोग ऐसे करते हैं जैसे महिला लोग जो है आप पुरुष से अलग, जैसे पुरुष बना वैसे नहीं बनी है। मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लोहे से बनी हो, मानो वो पत्थर से बनी हो, चट्टान से, लोहे से बनी हो। और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी। हम लोग पत्थर के बने हुए हैं महिलाएं लोग, और आप लोग शुद्ध सोने के बने हुए हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। तुम पूछते हो कि मेरा क्या मतलब। मेरा मतलब है कि अगर औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र करते हो आप लोग। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ़ कर देता है। नाई आता है और आप लोग उसके बाल को छील देते हो, मुंडन कर देते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आँखों को ठंडक पड़ जाए। और वो भी इसलिए क्योंकि आप लोग का ईगो शांत हो जाए, आप लोग का आँखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह अभोगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहाँ विवाहित महिलाएं जाती है, और उनको वो सब शुभ काम से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहाँ पे विवाहित महिलाएं जाती है। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है, और आप लोग जो ये पाबंदी लगाते हैं उसकी वजह क्या है। क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। वो पुरुषों पर तंज कसते हुए ये सब लाइन लिखी है स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने। अब देखिए, बाल विवाह, उस टाइम बाल विवाह भी होता था। तो बाल विवाह विरुद्ध कानून, महिलाओं संगठन के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूती हुई। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर भी जो लेखन और तर्क हो रहा था, सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। सती प्रथा खत्म कर चुके थे, विवाह शुरू किए थे, अब बाल विवाह को लोग चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। और केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने भी बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम भी पारित कर दिया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में। इसमें उतना बहस नहीं हुआ जैसे जैसे सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए हुआ, विधवा लोग का विवाह को शुरुआत नहीं करने के लिए जो हो रहा था, वैसा इसमें उतना बहस नहीं हुआ। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। उस टाइम कानून बना था कि 18 साल से कम
कि जो लड़का है और 16 साल से कम अगर कोई लड़की है तो उसकी शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल और 18 साल की कर दी गई। पहले 18 और 16 था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 21 और 18 कर दिया गया। एक फिगर है, आप देख सकते हैं, 8 साल की दुल्हन, लड़की जो है 8 साल की है। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है? ये 20वीं सदी का है। इसमें एक लड़की का शादी जो 8 साल की है, एक लड़के से करा दिया जा रहा है जो एजेड है। लेकिन अभी भी 20% ऐसी लड़कियां हैं जिसकी शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। हमने जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई लोग थे जो जातीय गैर बराबरी के विरोध थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, और प्रार्थना समाज जो था प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया था। और जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। और ये जो सुधारक और सुधार संगठन का जो कमेटी गठित किया था उसमें बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, और ये लोग खुद ही छुआछूत ये सब मामलों में कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे, और कई लोग ऐसे भी थे जो समाज में जो भी व्यवस्था है जाति आधारित जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध भी थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। 19वीं सदी में जो ईसाई प्रचारक थे वो आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे, और इस प्रकार जो बच्चे थे उनको अपनी दुनिया में नया रास्ता ढूंढने का साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे, और उसी टाइम बहुत सारे लोग पलायन कर रहे थे गांव से शहर की तरफ नौकरी की तलाश में। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी, क्योंकि नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांगें पैदा हुई होगी। शहरों में नालियाँ बनाई जानी थी, सड़कें बिछानी थी, इमारतों का निर्माण होना था। अब कल्पना कीजिए कि कितने ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता हुई होगी, क्योंकि शहरों में नालियाँ बनाना था, सड़कें बिछानी थी, इमारतों का निर्माण होना था, और शहरों को साफ़ किया जाना था और शहरों को क्लीन किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियाँ साफ़ करने वालों, सफाई कर्मी, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी, और इसके लिए बहुत सारे मजदूर की ज़रूरत थी, जैसे खुदाई करने वाला, कुल्ली, बोझा ढोने वाला, ईंट बनाने वाला, नाली साफ़ करने वाला, पालकी ढोने वाला, रिक्शा खींचने वाला, ऐसे हर लोगों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया, इतने मजदूर कहाँ से आए? इन कामों को संभालने के लिए गाँवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे। तो इतने सारे मजदूर गाँव में जो गरीब परिवार से थे वो लोग अपने एक नौकरी की तलाश में शहर जाने लगे, वही लोग ये सब मजदूरी करने लगे। वहाँ मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी, क्योंकि वो वहाँ पे मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वाले लोगों में बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे, और जो शहर जा रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग निम्न जाति के लोग थे, क्योंकि वही लोग गरीब थे उस टाइम। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए, और बहुत सारे लोग जो है मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया जैसे स्थान में काम करने चल गए बागानों में। नए स्थानों पर काम का अवसर बहुत कठोर था, परंतु गरीबी निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। नए शहर में काम करना बहुत दिक्कत था, लेकिन यहाँ पे गांव में उनको जो ऊंची जाति के लोग जो सताते थे उनके दमन से छूटने का एक यही मौका था कि वहाँ से निकल सके, इसलिए वो लोग काम के बहाने गाँव से जा रहे थे।
यहाँ पे देखिए एक कुली जहाज है। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था। इस जहाज के द्वारा भारतीय मजदूर को मॉरिशस ले जाया जाता था। एक कुली जहाज है इसका नाम। जहाँ उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे, वहाँ पे उसको बहुत सारा काम कराया जाता था। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे, और जो मजदूर को यहाँ से वो लोग मॉरिशस ले जाते थे, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग तो निचली जाति के होते थे। जूते कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है। जो चमड़ा का काम करते हैं उसको लोग निचली नज़र से देखता था, क्योंकि मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें वह गंदा व दूषित माना जाता है। क्योंकि वो लोग मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे तो उसको लोग गंदा व दूषित मानते थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेना के लिए जूतों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। और उस टाइम इस तरह भेदभाव होता था कि चमड़ा का काम सिर्फ मोची ही कर सकता है, या फिर जो निचले जाति का है वो कर सकता है। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। और अब ऐसा हुआ कि वही लोग बना सकता है, तो लोग कीमत ज़्यादा मांगने लगा, तो लोग को लाभ भी हुआ। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग। 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश में जूता बनाता हुआ मदिगा समुदाय के लोग। मौजूद आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने, चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे। ये मरे हुए पशुओं का चमड़ा साफ करते थे, चमड़ा तैयार करते थे, चप्पल जूते बनाने में माहिर थे ये लोग। ये मदिगा जनजाति है जो आंध्र प्रदेश में बहुत फेमस रहा है निचली जाति में। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी, तो अछूत माने जाने वाले जो महार समुदाय के लोग थे उनको भी महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, और दलित आंदोलन के जो नेता थे बी आर अम्बेडकर, उनके पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था, और बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने तक नहीं दिया जाता था, स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दी गई। जब इनके खिलाफ लोग आवाज़ उठाए तो उन लोग को एक इजाज़त दिया गया कि आप लोग कक्षा से बाहर बरामदा में बैठकर सुन सकते हैं क्या पढ़ा रहे, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सके जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता है। ऐसा इसलिए क्या कर दिया गया, क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि वो लोग अगर क्लास में आके बैठेगा तो यहाँ ऊंची जाति के लोग ये लोग को दूषित कर देंगे, इसलिए उन लोग को बरामदा में बैठकर सुनने का इजाज़त दे दिया गया। यहाँ पे एक इमेज है, गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। और यहाँ पे गुजरात का एक दुबला समुदाय है जो लोग अपने टोकरी में आम भरकर बाजार में बेचने के लिए ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। ये दुबला मजदूर जो थे वो स्वर्ण जमींदार जो ऊंची जाति के लोग थे उनके यहाँ मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते। वो उनके खेत संभालते थे और उसके घर आंगन में जो भी छोटा बड़ा काम होता था सब करते थे। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे, और 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातीय के लोग भी जो थे वो भी जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया था। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जिन्हें चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। और ये घासीदास ने क्या किया, चमड़े का जो काम करते थे उन लोगों को संगठित किया और उन लोगों के अधिकार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। बंगाल में हरिदास ठाकुर के पटुआ पथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया, हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए, और हरिदास ने बोला कि जो ग्रंथ है अगर वो
जाति व्यवस्था को सही ठहराता तो वो कैसा ग्रंथ है, उस ग्रंथ पे इन्होंने सवाल उठाया। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु थे, उन्होंने वहाँ के लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उन्होंने वहाँ के लोगों को जातिगत के आधार पर भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता ही एक जाति है। उनके अनुसार सारी मानव ही एक जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यान। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु। मानवता ही एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। उन्होंने कहा था मानवता ही एक जाति, एक धर्म है और एक ईश्वर है। इन सभी पथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे, और इन सब पथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभावशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी, और उन्होंने उन सब चीज़ों का बदलने का प्रयास किया जो जाति के आधार पर लोगों को दुख पहुँचाता था। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया, और उन्होंने सब में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे, और निम्न जाति में जो सबसे मुखर नेताओं में ज्योतिबा फुले बहुत फेमस नेता थे। 1827 में जन्मे ज्योतिबा फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। 1827 में जन्मे ज्योतिबा फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने समाज में जो भी जाति आधारित अन्याय फैला हुआ था उनके बारे में विचार व्यक्त किया। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। उन्होंने ब्राह्मण का जो ये दावा करते थे कि वो आर्य हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं, उसमें खुलकर बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। फुले मानते थे कि आर्य विदेशी थे और जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। और यहाँ पे वो आकर मिट्टी के जो असली वारिस थे आर्यों के आने से पहले यहाँ रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को निम्न जाति का मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं। फुले के अनुसार वो मानते थे कि ऊंची जाति के लोग उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की, यह जो धरती है यहाँ के कथित निम्न जाति के लोगों की है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। फुले ने दावा किया कि आर्यों के आने से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान ज़मीन जोतते थे, तब यहाँ किसान ज़मीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। और मराठा लोग जो थे निष्पक्ष शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों और अति शूद्रों जो छूत है और श्रमिक जातियां हैं को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। इन लोगों को अगर जाति का भेदभाव खत्म करना है तो इन लोगों को संगठित होना पड़ेगा। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। ज्योतिबा फुले ने एक संगठन का स्थापना किया, सत्य शोधक समाज, और उसके उस संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। ये हैं ज्योतिबा फुले। मैं यहाँ और तुम वहाँ, एक स्रोत है, मैं यहाँ और तुम वहाँ। फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। फुले जो थे उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है। ब्राह्मणों ने अपने धर्म का वह तलवार छिपा लिया है जिन्होंने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है, और वह देश के महान देशभक्त बने घूम फिर रहे हैं। और अब वो इतना करने के बाद देश के महान देशभक्त बनकर घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। इतना करने के बाद भी वो लोग सलाह दे रहे हैं कि अगर हम लोग
शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। ये एकता उन्हीं के फ़ायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। और यह जो वो लोग जो बता रहे हैं वो एकता वही लोग के फ़ायदा के लिए, क्योंकि उसके बाद जो स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। ज्योतिबा फुले का एक कथन है वो यहाँ पे दिया गया था। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक किताब लिखी। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, और इसके लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी, और उस टाइम अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दिया गया था। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था, और उनका जो किताब था गुलामगिरी उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया, और इस तरह उन्होंने भारतीयों के जो निम्न जाति और अमेरिका के जो काले लोग जो गुलाम हुए थे उनकी दुर्दशा को एक साथ जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा और मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। वे जो हैं जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिए थे। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थी। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में भी B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। हम भी इंसान हैं। 1927 में अम्बेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। 1927 में अम्बेडकर ने कहा था कि हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति और पुनर्गठन पर किया जाना चाहिए। और हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांत है समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मंदिरों में कौन जा सकता था? उस टाइम पे ये सवाल था कि मंदिर में कौन जा सकता था, कौन नहीं जा सकता था। अम्बेडकर का महार परिवार में पैदा हुए थे। अम्बेडकर जो थे एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से उन्होंने इस बात को देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था, और जब वो स्कूल जाते थे तो कक्षा के बाहर उनको ज़मीन पर बैठाया जाता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, और उनको स्वर्ण जाति के लोग जो नल उपयोग करते थे उस नल से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी, और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल गया था। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा, और जब वो भारत लौटे 1919 में तो उन्होंने यहाँ के समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी कुछ लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू कर दिया। 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, क्योंकि उस टाइम वही लोग को मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और मंदिर के जो पुजारी थे बहुत आग बबूला हो गए कि दलित लोग भी अब इस तालाब का पानी का इस्तेमाल करेंगे। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश का ऐसा 3 आंदोलन चलाया। मंदिर में प्रवेश के लिए जो भी ये व्यवस्था था उसके खिलाफ वो पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। वे पूरे देश में दिखाना चाहते थे कि समाज में ये जाति भेदभाव ने कितना गहरा स्थान हासिल कर लिया, कितना इसका पकड़ मजबूत हो गया, जकड़ मजबूत हो गया। यहाँ पे देखिए, मदुरई मंदिर का प्रवेश द्वार टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया है। ये मदुरई मंदिर का प्रवेश द्वार है जो टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया है। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था, और जब आंदोलन हुआ मंदिर प्रवेश आंदोलन उसके पहले अछूतों को इसके आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता, आसपास भी कोई नज़र नहीं आ सकता। फिर वह गैर ब्राह्मण आंदोलन।
20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। यह आंदोलन जो था उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव तो हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभागों पर विजय हासिल की। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल कर लिया। उन्हें सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। उन्होंने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था और प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्हें राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई दावत में देखा गया वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। बाद में वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन जब एक बार वो दावत में गए थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर जातियों के लिए अलग से बैठने का व्यवस्था किया गया। इस बात से वो बहुत हताश होकर पार्टी छोड़ दिए थे। इस दावत में निम्न जाति और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया था। ये जो दावत था उसमें उच्च जाति और निम्न जाति के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। अब पेरियार को समझ आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अधीन कर लिया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत कैसे हो सकते हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। उनका मानना था कि जो धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं कि ईश्वर ने ऐसा ही किया है। अगर उसको इन लोगों को इससे छुटकारा पाना है तो अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी, खुद ही इसके लिए लड़ना होगा। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। पेरियार जो थे हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। वो खास तौर पर मनु द्वारा जो संहिता रचा गया या भगवत गीता या रामायण के कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने इन पुस्तकों का सहारा लिया। वे मानते थे कि ब्राह्मणों ने निचली जाति पर अपनी सत्ता स्थापित करने और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया गया। वे दलित लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन थे और आलोचना प्रतिक्रिया भी शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज में भी उत्तर भारत में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया गया और इन सब का सख्ती से विरोध किया गया। देखिए पेरियार महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं। पेरियार ने लिखा था, तारा मुकुटम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई है। तारा मुकुटम जैसे जो शब्द आए हैं उसके बाद से हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने पतियों के हाथों की कठपुतली हो गई है। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं, जिन्हें कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब उनके पति के घर का हिस्सा है। ये संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। अब सुधारों के लिए लोग संगठित हुए, होने लगे। ब्रह्मो समाज का स्थापना किया गया था। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। हम लोग इसको पढ़े हैं राजा राम मोहन के द्वारा। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। इसको विवेकानंद ने इसका स्थापना किया था। प्रार्थना समाज, इसको आत्माराम पांडुरंग ने, वेद समाज, अलीगढ़ आंदोलन, ये सब संगठनों की स्थापना की जा रही थी ताकि लोग संगठित हो सके और ये जाति भेदभाव के खिलाफ आंदोलन कर सके। तो इस चैप्टर में इतना ही। हम लोग अगला वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।